गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ईडी का चीनी कंपनियों पर शिकंजा, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi पर ईडी की छापेमारी, 5,551 करोड़ रुपए की रकम हुई जब्त। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी Xiaomi पर परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की कार्यवाही की है। इसके बेंगलुरु स्थित ऑफिस से ईडी ने 5,551 करोड़ रुपए की रकम जब्त की। कंपनी पर अपनी कमाई को गैरकानूनी तरीके से भारत से बाहर भेजने का आरोप है। कंपनी ने यह हेराफेरी इसी महीने फरवरी में की है, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई। दोस्तों, ईडी का कहना है कि टेक कंपनी रॉयल्टी के नाम पर इस तरह के बड़े अमाउंट की हेराफेरी चीन में मौजूद अपनी पेरेंट कंपनी के इशारे पर कर रही थी। इसे अमेरिका में मौजूद Xiaomi ग्रुप कंपनी को भी भेजा गया। ईडी के मुताबिक Xiaomi ने जिन 3 कंपनियों को पैसे भेजे हैं, उनका Xiaomi इंडिया से किसी तरह का बिजनेस रिलेशन नहीं है। एजेंसी ने बताया कि Xiaomi ग्रुप ने इस फ्रॉड को छिपाने के लिए कई तरह की कहानियां और मुखिटे गढ़े। कंपनी का रॉयल्टी के नाम पर अपनी कमाई की रकम को भारत से बाहर भेजना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 4 को तोड़ता है। कंपनी ने भारत से बाहर पैसे भेजने को लेकर बैंक से भी झूठ बोला। कुछ महीने पहले ही FEMA के नियम को तोड़ने को लेकर Xiaomi के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु जैन की ईडी के सामने पेशी हुई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पटियाला हिंसा में एक्शन, 25 लोगों के खिलाफ 6 FIR, 3 गिरफ्तार। IG बोले बरजिंदर परवान मास्टरमाइंड, पूरी साजिश रचकर हिंसा की गई। जी हां दोस्तों, पटियाला हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। पटियाला रेंज के नए IG मुखविंदर सिंह छिन्ना ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 6 FIR दर्ज की है, जिनमें 25 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें से हरीश सिंगला, कुलदीप सिंह और दलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवान को बताया। दोस्तों, परवान के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसके खिलाफ 4 केस दर्ज हैं। वह अरेस्ट भी हुआ है और फिर जमानत पर आ गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। उसे पकड़ने के लिए लगातार रेड की जा रही है। इसके अलावा खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने वाले हरीश सिंगला को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दोस्तों, पुलिस ने हिंदू संगठनों को रोष मार्च न निकालने के लिए मना लिया है। SSP नानक सिंह से बातचीत के बाद हिंदू संगठनों ने धरना खत्म कर दिया। हिंदू संगठनों ने मंदिर पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हालात सुधरने के बाद 4:30 बजे ही पटियाला में इंटरनेट और SMS सेवा बहाल कर दी गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिजली संकट को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार। राहुल गांधी ने कहा, इस नाकामी का दोष नेहरू जी को देंगे क्या? जी हां दोस्तों, देश में गर्मी लगातार पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है और इसी बीच बिजली संकट भी पैदा हो गया है। देश के कई इलाकों में कोयले की कमी से बिजली कटौती शुरू हो चुकी है। कई घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। फिलहाल सरकार के पास इस संकट का कोई समाधान नहीं दिख रहा है। इसी बीच विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। बिजली संकट का जिक्र कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के वादों और इरादों के बीच तार तो हमेशा से ही कटा हुआ था। मोदी जी, इस बिजली संकट में आप अपनी नाकामयाबी के लिए किसे दोष देंगे? नेहरू जी को, राज्य सरकार को या फिर जनता को? इस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना ट्वीट भी शेयर किया। ये वीडियो 2015 का है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते दिख रहे हैं कि 2022 तक देश की आजादी के 75 साल होंगे तो दूर सुदूर गांव रहने वाले लोगों को बिजली मुहैया करा देंगे। इसके बाद 2017 के दूसरे वीडियो क्लिप में PM मोदी कह रहे हैं कि देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में 197 हस्तियों ने लिखा खुला पत्र। हिंसा पर राजनीति करने वालों को बेनकाब करने की गई मांग। जी हां दोस्तों, देश में हिंसा और उस पर पक्षपातपूर्ण राजनीति के मुद्दे को लेकर 8 रिटायर्ड जज, 97 अधिकारी और सेना के 92 पूर्व अफसर समेत 197 प्रमुख हस्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखा है। इनमें इन लोगों ने कहा कि देश में एक खास एजेंडे के तहत की जा रही पक्षपातपूर्ण राजनीति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
इसके लिए जरूरी है कि हिंसा पर राजनीति करने वाले लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए। इन 197 प्रमुख हस्तियों की ओर से लिखे गए इस लेटर को लेकर पहले 108 पूर्व नौकरशाह द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, MS धोनी फिर बने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान। 20 टूर्नामेंट में रविंद्र जडेजा ने छोड़ दी कमान। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK के कप्तान बन गए हैं। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने टूर्नामेंट के बीच में ही कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है और हर किसी को हैरान कर दिया। शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसका ऐलान किया। यह तब हुआ जब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह सीजन शानदार नहीं गया है और टीम टूर्नामेंट के से बाहर होने की कगार पर है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को जारी किए गए बयान में इसकी जानकारी दी। CSK ने अपने बयान में कहा कि रविंद्र जडेजा ने अपनी गेम पर फोकस करने के लिए MS धोनी से चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालने की अपील की है। MS धोनी ने टीम के हित में ये अपील स्वीकार ली है और खुद कप्तानी संभालने का फैसला लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स ने इस IPL से पहले ही रविंद्र जडेजा को कमान सौंपी थी। महेंद्र सिंह धोनी ने IPL शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जैकलीन फर्नांडिस पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। जैकलीन की 7.23 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त। यह रकम जेल में बंद ठग सुकेश ने गिफ्ट की थी। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 7 करोड़ 27 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। दोस्तों बताया जा रहा है कि यह रकम ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को गिफ्ट की थी। जानकारी के मुताबिक जैकलीन के पास इतनी रकम की एक FD है जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है। जैकलीन से ईडी की टीम 3 बार पूछताछ भी कर चुकी है। उससे तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ उसके संबंधों को लेकर पूछताछ हुई। उसके खिलाफ ईडी लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है। 5 दिसंबर 2021 को देश से बाहर जाने की कोशिश करते हुए उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को लेकर यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। ISIS से जुड़े हैं तार। जी हां दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर अचानक धारदार हथियार से हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी को लेकर यूपी पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। अब्बासी से यूपी ATS ने पूछताछ की। मुर्तजा अब्बासी की कई सोशल मीडिया, बैंक खातों का लेन देन और ऑनलाइन वॉलेट की भी जांच की गई, जिसके बाद बताया गया कि वो आतंकी संगठन ISIS के लड़ाकों से संपर्क में था। दोस्तों यूपी पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसे लेकर मीडिया को जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि अभियुक्त मुर्तजा अब्बासी ISIS के लड़ाके और उनसे सहानुभूति रखने वालों के संपर्क में था। अभियुक्त 2014 में बेंगलुरु पुलिस द्वारा गिरफ्तार ISIS के प्रचारक करने वाले मेहंदी मसरूर विश्वास के संपर्क में था। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी आतंकी संगठनों के कट्टरपंथी प्रचारकों और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से प्रभावित था। मुर्तजा ने करीब 8.5 लाख भारतीय रुपए यूरोप और अमेरिका में ISI संगठन के समर्थकों के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के लिए भेजे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय छात्रों को पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई नहीं करने की सलाह। NMC ने जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भारतीय छात्रों को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं लेने की सलाह दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने कुछ दिन पहले संयुक्त परामर्श के माध्यम से भारतीय छात्रों से पाकिस्तान में किसी भी कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान में खुद को नामांकित नहीं करने का आग्रह किया था, जिसके बाद NMC द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। UGC और AICTI के परामर्श में कहा गया था कि यदि छात्र ऐसा करने में विफल रहे तो वे इस देश में नौकरी खोजने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। दोस्तों पिछली 29 अप्रैल को जारी नोटिस में कहा गया है कि सभी संबंधित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सा शिक्षा के लिए पाकिस्तान की यात्रा न करें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हिंदुओं को बांटने का लगाया आरोप। कहा महाराष्ट्र को हिंदू विरोधी दिखाने की हो रही है कोशिश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को बीजेपी पर राज्य में हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। कोंकण क्षेत्र और पश्चिम और उत्तरी महाराष्ट्र से शिवसैनिकों के जिला प्रमुखों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ठाकरे ने यह टिप्पणी की। बीजेपी का नाम लिए बगैर ठाकरे ने आरोप लगाया कि वह महाराष्ट्र को हिंदू विरोधी के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रही है, जैसे उसने गैर बीजेपी शासित राज्य पश्चिम बंगाल और केरल में किया। जब से शिवसेना ने NCP और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, तब से बीजेपी लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी पूर्व सहयोगी शिवसेना को निशाना बनाती आ रही है। दोस्तों ठाकरे ने आरोप लगाया कि हम हमेशा कहते हैं कि महाराष्ट्र दिशा दिखाता है, हम महाराष्ट्र को फिर से दिशा दिखानी चाहिए।
करेंगे। यह महाराष्ट्र में हिंदुओं और मराठों और गैर मराठियों को विभाजित करने की बीजेपी की साजिश है। ठाकरे ने कहा कि अगर शिवसेना पर इसी तरह राजनीतिक हमले होते रहे तो पार्टी इस पर जवाबी कार्यवाही करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को हटाएंगे मस्क, कहा कंपनी के पुराने मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं, जैक डार्सी की हो सकती है वापसी। जी हां दोस्तों, एलन मस्क ने ट्विटर के नए सीईओ को ढूंढ लिया है। हालांकि अभी उनके नाम की जानकारी सामने नहीं आई है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक मस्क ने ट्विटर के चेयरमैन ब्रेट टेलर से बताया कि उन्हें कंपनी के मैनेजमेंट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस बात को वह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन SEC में भी कह चुके हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल नवंबर में ही जैक डॉर्सी की जगह पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया CEO बनाया गया था। कॉन्टेक्ट के मुताबिक यदि अग्रवाल को 12 महीने के अंदर हटाया जाता है तो कंपनी को उन्हें $38.7 अरब करीब 296 करोड़ रुपए की रकम चुकानी होगी। हालांकि डील की पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक पराग अग्रवाल पद पर बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक जैक डॉर्सी को एक बार फिर कंपनी की कमान सौंपी जा सकती है।